नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ईरान ने सुपर पावर अमेरिका के हथियारों की सरेआम नीलामी लगा दी है। मिडिल ईस्ट की जंग में जिस तरह से अमेरिकी तकनीक और हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बजा करता था, ईरान ने उन्हें हवा में ही मलबे में तब्दील कर दिया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। ईरान अमेरिका के हथियारों को न सिर्फ री इंजीनियर कर रहा है, बल्कि उसकी बोली भी लगवा रहा है। यानी अमेरिका के ही हथियारों को रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसकी टेक्नोलॉजी को समझ के अमेरिका को चुनौती देने की तैयारी। और यह खबर अमेरिका के लिए बहुत अच्छी नहीं है। पता चला कि पेंटागन में भी इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर इसका करें क्या, तोड़ क्या निकालें, क्योंकि ईरान ने अमेरिका के गुरूर को खाड़ी में मिट्टी में मिला दिया। दुनिया जानती है, अमेरिका अपने फाइटर जेट्स, घातक ड्रोन, मिसाइल डिफेंस सिस्टम का दुनिया भर में भारी प्रचार करता है और उन टेक्नोलॉजीज को बहुत सीक्रेट रखता है, किल स्विच बना के भेजता है। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। अगर F-16 का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है तो पाकिस्तान के पास उस F-16 की रिवर्स इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी नहीं है। अमेरिका जिस दिन चाहे किल स्विच दबा देगा तो पाकिस्तान में ऑपरेट होने वाले जितने भी अमेरिकी फाइटर जेट हैं, वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ लोहे का कबाड़ बनकर रह जाएंगे। यह है अमेरिकी तकनीक को लेकर उनका कार्यक्रम। वो किसी से शेयर नहीं करते। लेकिन ईरान ने उन हथियारों को न सिर्फ मार गिराया, बल्कि उन पर रिवर्स इंजीनियरिंग भी शुरू कर दी है। और चेरी ऑन द टॉप, चाइना मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है कि उस मलबे को हमारे हवाले कर दो, हम देखते हैं उसमें क्या साजो सामान लगा है। और आपको पता है चाइना कॉपी करने में कितना मास्टर है। ईरान इन गिरे हुए अमेरिकी हथियारों को, जो भी उनके हाथ लगे, वो उन हथियारों को लैब ले गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन देख लीजिए। और ईरान के टॉप वैज्ञानिक अमेरिकी चिप, सेंसर्स, विंग गाइडेड सिस्टम की री इंजीनियरिंग कर रहे हैं। वो इन हथियारों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स को ज्यादा घातक बनाया जा सके और अमेरिकी हथियारों पर ज्यादा कारगर किया जा सके। यानी दुनिया भर में जहां जहां अमेरिकी हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, वो सब अब ईरान के पास जाएंगे और कहेंगे कि आप बताइए इन हथियारों का तोड़ कैसे निकाला जाए, इन हथियारों को मलबे में कैसे तब्दील किया जाए। तो खाड़ी में गिरे अमेरिकी हथियारों के मलबे का ईरान क्या कर रहा है, तस्वीरें आप देख चुके हैं। एक खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ईरान इन हथियारों की, जिसमें कि यूएस के कई फाइटर जेट्स हैं, मिसाइल हैं, इंटरसेप्टर मिसाइल हैं, पैट्रियट थर्ड मिसाइल हैं, इनको एक जगह जमा करके अपने साइंटिस्ट इन हथियारों पर लगा चुका है। और IRGC यूएस के हथियारों के मलबे को री इंजीनियरिंग विंग को सौंप चुका है। यूएस के हथियारों की तकनीक को समझने की कोशिश कर रहा है, जिससे ईरान गाइडेंस सिस्टम, सेंसर टेक्नोलॉजी को डिकोड कर रहा है। किस टेक्नोलॉजी पर ऑपरेट होते हैं, क्या चिप्स लगाए गए, सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगली बार अमेरिका जब अपने हथियारों को लेकर आए तो वो कबाड़ ही साबित हो। यूएस की तकनीक से अपने हथियारों को और कैसे घातक बनाया जाए, इस पर भी काम कर रहा है। तकनीक यूएस की और जुगाड़ ईरान का। और यही नहीं, चाइना भी लगा हुआ है। खबर यह भी है कि कुछ चाइनीज साइंटिस्ट ईरान पहुंच गए हैं इन हथियारों को चेक करने के लिए, इसकी इंजीनियरिंग को डिकोड करने के लिए। और ईरान और चीन मिलकर इसे डिकोड कर रहे हैं, इसे री इंजीनियर कर रहे हैं। यहां तक के लिए चीन मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है कि वो ये मलबा चाइना को दे दे और इसके बदले में ईरान जो चाहे वो ले ले। क्योंकि चीन को पता है कि एक ना एक दिन एक ऐसी तारीख आएगी जब अमेरिका चीन की दहलीज पर खड़ा होगा अपने हथियार लेकर। उस वॉर का क्या होगा यह नहीं पता, लेकिन आज नहीं तो कल जब चीन ताइवान की ओर बढ़ेगा तो अमेरिका चीन की ओर बढ़ेगा।
और इसलिए अमेरिकी तकनीक से चीन एंटी यूएस वॉर सिमुलेशन बनाना चाहता है, वॉर के जैसा एक सिचुएशन बनाना चाहता है और अमेरिकी हथियारों को एक तरह से टारगेट करना चाहता है उस सिमुलेशन में। अगर तो ईरान ये तकनीक चाइना को सौंप दे तो ताइवान से लेकर साउथ चाइना सी तक अमेरिका का वर्चस्व खतरे में आ सकता है। यकीन मानिए, महाशक्तियों की जंग में सबसे बड़ा गेम चेंजर है जो खबर निकलकर सामने आई। अमेरिका को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ईरान ने इस मलबे को छुपाने के बजाय सरेआम इन मलबों की प्रदर्शनी लगा दी। तेहरान की सड़कों और मिलिट्री म्यूजियम में अमेरिकी ड्रोन मिसाइलों के टुकड़ों को सजाया जा रहा है। यह सुपर पावर के मुंह पर सीधा तमाचा है और सिर्फ एक गाल पर नहीं, दोनों गाल पे तमाचा है। ईरान दुनिया को दिखा रहा है कि जिस हथियार को आप सुपर पावर मानते हैं वो ईरान की ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी के आगे पानी मांग रहे हैं। और यह तस्वीर देखकर अमेरिकी फौज, अमेरिकी कमांडर्स, पेंटागन जो कि रक्षा मुख्यालय है, वो बहुत गहरी सोच में, बहुत गहरी चिंता में है कि उनकी टेक्नोलॉजी लीक हो रही है, उनके हथियार रिवर्स इंजीनियर किए जा रहे हैं। MQ-9 रीपर ड्रोन्स जैसे जो खतरनाक जासूसी ड्रोन है वो एक तरह से री इंजीनियर किए जा रहे हैं। क्या करेगा अमेरिका इन हथियारों का जब उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी लीक हो जाएगी, जब उसके पोटेंशियल का पता लगा लिया जाएगा। अब जरा देखिए तस्वीर, यह कबाड़ अमेरिका के हथियार है जिसमें फाइटर जेट है, अमेरिकी ड्रोन है, मिसाइल के पार्ट पुर्जे हैं, हेलमेट हैं जो फाइटर जेट में पहने जाते हैं। और इस जंग में यह सारा कबाड़ अब ईरान के हाथ में है और ईरान अपने न सिर्फ मीडिया प्रोफेशनल्स को इन हथियारों को दिखा रहा है बल्कि इन हथियारों को ईरान ने अपने साइंटिस्ट को सौंप दिया है। खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सेना पेंटागन इस बात की चिंता में है कि अगर अमेरिकी हथियारों की री इंजीनियरिंग कर ली गई तो अमेरिकी सेना पर, अमेरिकी बेस पर बड़ा हमला हो सकता है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से बेकार हो सकते हैं या उनकी शक्ति कम हो सकती है। ईरान की मिसाइलें अमेरिकी रडार की फ्रीक्वेंसी को जानकर उन्हें हवा में रोक सकती हैं। मतलब यह कि इस जंग में अमेरिका की वो स्थिति हो जाएगी, वो हथियार होते हुए निहत्था हो जाएगा। अमेरिका का सुरक्षा कवच खुद अमेरिका की गलती की वजह से, अमेरिका की मलबे की वजह से, जिसे ईरान ने मार गिराया, उसकी वजह से टूट रहा है। और कौन कौन से हथियार लगे हैं ईरान के हाथ, उसकी लिस्ट मैं आपको बता देता हूं और उसकी कीमत क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। MQ-9 रीपर ड्रोन 45 मार गिराए, 45 से ज्यादा, एक की कीमत $1575 मिलियन। F-15E ईगल 5 मार गिराए फाइटर जेट। F-35A लाइटनिंग 2 $82 मिलियन कीमत। A-10 थंडरबोल्ट 2 $18.8 मिलियन। KC-135 स्ट्रेटो टैंकर 7 मार गिराए। E-3 अवैक्स, यह संख्या एक से ज्यादा, एक की कीमत $270 मिलियन है। ब्लैक हॉक अटैक हेलीकॉप्टर 2 मार गिराए। सी हॉक अटैक हेलीकॉप्टर 1 मार गिराए। और इसके अलावा कई मिसाइल हैं जो इंटरसेप्टर्स हैं वो मार गिराए गए। ईरान ने साबित कर दिया है कि युद्ध भारी भरकम बजट से नहीं लड़ी जा सकती है। युद्ध लड़ने के लिए अक्ल भी होनी चाहिए, रणनीति होनी चाहिए और तकनीक के सही इस्तेमाल का तरीका होना चाहिए। खाड़ी में, समंदर में अमेरिका का गुरूर तो टूटा ही, अमेरिकी हथियारों का कवच भी धराशायी हो रहा है। तो क्या अमेरिका ईरान की इस रिवर्स इंजीनियरिंग को रोक पाएगा या फिर अमेरिकी हथियारों का पूरा एक्सरे ईरान से चीन तक पसर जाएगा और इसका इंपैक्ट क्या होगा? बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। ब्रिगेडियर शारदेंदु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ बहुत स्वागत है आपका। कर्नल एस के मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, बहुत स्वागत है आपका। फिरोज मीठी बोरवाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों की जानकार, बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप कपूर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारत के पूर्व राजदूत, अमेरिका से लाइव, बहुत स्वागत है सर आपका। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा
लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर से। संजय कुलकर्णी सर, क्या यह मुमकिन है कि दुश्मन देश किसी भी देश के हथियारों को रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसके डेटा का, उसके टेक्नोलॉजी का, उसके एडवांसमेंट का, उसके बारूद का, उसके कंपोनेंट्स का पता लगा पाए? विवेक, जय हिंद। जय हिंद सर। पैनलिस्ट को भी जय हिंद। विवेक, ये बिल्कुल संभव है कि 3D टेक्नोलॉजीज हैं, अवेलेबल हैं, और रिवर्स इंजीनियरिंग के द्वारा सब कुछ पता लगाया जा सकता है। खासकर जिस प्रकार से इनके ड्रोन अमेरिका के गिराए गए और जिस प्रकार से इन्होंने उसको एग्जिबिट किया है, एक तो मनोबल ऊंचा होता है ईरान का कि उन्होंने इतने सारे, चाहे 45 के आसपास ड्रोन हो या 42 के आसपास फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हो, जिसमें जैसे आपने कहा F5 है, 35 है, केसीज है, बाकी जो ये बाकी जितने ड्रोन हैं उनमें कई कोड्स होते हैं, उनको क्रैक करने में उनको सफलता मिलती है। किस प्रकार से उनको एंटी ड्रोन के ऊपर इस्तेमाल किया जाए, उसमें उनको सफलता मिलती है। तो ये बहुत बड़ी, एक मैं कहूँगा, सक्सेस है ईरान के लिए कि वो रिवर्स इंजीनियरिंग करने की काबिलियत रखते हैं। चीन जो है उनकी मदद करेगा, रूस जो है उनकी मदद करेगा। चीन में खुद IRGC के पास उनका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो खुद अपने आप इसके ऊपर यकीन करेगा। किस प्रकार से बनाए जाते, कई बार अपने को लगता है, अपने को छोटी सी टेक्नोलॉजी है, बनाने में वक्त लगता है, पर अनएक्सप्लोडेड पार्ट्स मिल जाते हैं अचानक। उसकी पूरा इंजीनियरिंग, उसका डिजाइनिंग, उसके में जो कोड्स है, उससे पता चल जाता है कि अरे ये तो बहुत ही आसान चीज थी जो हम इतना टाइम से इसके ऊपर समय बिता रहे थे। तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग करना, और खासकर जब हम देखते हैं MQ-9 रिपर हुआ या RQ-170 ड्रोन हुए या F-15 हुए, F-35 हुए, KC-135 हुए, तो ये जितनी भी अनएक्सप्लोडेड एमिनेशन है, प्रिसीजन एमिनेशन है, ये जितना भी ईरान को मिला है, ईरान का मकसद यही होगा कि उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके देखा जाए, इसको किस प्रकार से जान किया जा सकता है, इसको किस प्रकार से, यकीनन अगर उसका रेंज है तो कैसे, कहाँ पे उसको इंटरसेप्ट किया जा सकता है, इसके क्या ड्रोन्स हैं, इसके क्या कोड्स हैं जिसको क्रैक करके हवा में ही उड़ाया जा सकता है। इसलिए चीन भी बहुत जरूरी इस्तेमाल। आपने देखा होगा कई दशक पहले किस प्रकार से चीन और अमेरिका के बीच में हवाई जहाजों को लेकर के बिल्कुल एक तरीके से कंपटीशन होता था कि कैसे बनाए जाते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट, उसमें क्या क्या कोड्स हैं, किस प्रकार से एंटी रेडार है, किस प्रकार से। कुलकर्णी सर, चाइना तो कह रहा है कि आपको जो चाहिए ले लो, ये बता दो मुझे कि उसमें क्या है, उस मिसाइल कंपोनेंट में क्या है, उस ड्रोन में क्या है, उस फाइटर जेट में क्या है, उसकी इंजीनियरिंग का जो ब्लूप्रिंट है वो मुझे दे दो। आप ईरान से जो है वो मुंह मांगी कीमत आप ले लो, ईरान को कह रहा है, आप उससे ले लो जो लेना है। विवेक, 3D टेक्नोलॉजी से सब कुछ पता लगाया जा सकता है, जो पार्ट उसमें नहीं है उसके भी बारे में पता लगाया जा सकता है। तो ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ये है कि पूरा का पूरा, कई बार हो जाता है ड्रोन में ऐसा कोई बॉम्ब होगा जो एक्सप्लोड नहीं हुआ और उसका रेंज 400 किलोमीटर है, ईरान के पास है 250 किलोमीटर का रेंज है। तो उन्होंने जब इसको देखा तो उन्होंने कहा ये हमारे पास तो टेक्नोलॉजी, इसको इस तरीके से जोड़ना है। एग्जैक्टली, और बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और ईरानी ड्रोन में अगर MQ-9 रिपर ड्रोन की टेक्नोलॉजी को आप मिला दें तो फिर तो ये ईरान के पास MQ-9 रिपर अटैक एडवांस ड्रोन भी पहुंच गया, बन गया। अब वो 10 साल में, 5 साल में, 4 साल में विकसित कर लेंगे और वो चाइना को भी दे देंगे। चाइना ने बुरे वक्त में मदद की। मैं प्रदीप कपूर जी का एक जल्दी से जवाब चाहूंगा। प्रदीप कपूर जी, डिप्लोमेटिकली एक कितना बड़ा चैलेंज, क्योंकि चाइना जानता है आज नहीं तो कल मेरी लड़ाई यूएस से और यूएस मेरे दरवाजे तक भी आएगा। ये बहुत खतरनाक अभी पॉइंट पे पहुंच गया है अमेरिका के लिए, क्योंकि अगर देखा जाए कि जो चाइना ने अभी तक अमेरिकन टेक्नोलॉजी और वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया है डेवलपमेंट के लिए, तो उसमें बहुत सारी कैपेसिटीज आ गई हैं, बहुत सारी कैपेबिलिटीज आ चुकी हैं। अब उसमें अगर आप ऐड कर दें जो AI का भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो अमेरिका अभी तक दुनिया में बहुत ज़्यादा हावी था, क्योंकि उसका जो मिलिट्री सुपीरियरिटी था वो बाकी दुनिया से बहुत ज़्यादा आगे था। अब अगर वो टेक्नोलॉजी आपकी अवेलेबल हो जाती है या आपको एक्सेसिबल हो जाती है और आप AI से उसको डिकोड कर लेते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में भी जब अमेरिका छोड़ के निकला था तो एस्टिमेट्स अलग अलग हैं, बट अंदाजन यहाँ पर वॉशिंगटन में जो सुनाई देता है
कि $20 बिलियन वर्थ ऑफ हार्ड इक्विपमेंट वाज लेफ्ट बिहाइंड वहां पर पूरे अफगानिस्तान में इन गुड कंडीशन, जो बहुत इजी था उसको फिर, तो अफगानिस्तान ने तो इमीडिएटली उसका यूज करना शुरू कर दिया था। और उसमें उस टाइम पे उन्होंने, उनके पास इतनी वो कैपेसिटी नहीं थी कि उसकी इंजीनियरिंग समझें या फिर उसको यूटिलाइज करें फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट। बट उसमें भी अगर चाइना घुस जाए तो जो अमेरिका का लीड है पूरी दुनिया में, उसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। तो ये रशिया भी अगर उसमें आ जाए तो रशिया की तो जो कैपेसिटी है मिलिट्री साइड में, इन टर्म्स ऑफ मैथ्स कैपेसिटीज, साइंस कैपेसिटीज, टेक्नोलॉजी कैपेसिटीज, वो दुनिया में सबसे अव्वल नंबर की थी, जैसे हम जानते हैं। बीच में कुछ सेटबैक्स आए हैं, बट जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, उस टाइम पे क्या हुआ था कि एक तरफ से जो अमेरिका और जो अलाइड पावर्स थे उनके, वो भागे थे जर्मनी की तरफ बहुत तेज रफ्तार से। उनका एक मकसद ये था कि बर्लिन पहुंचकर हमको जो सारे वहां के जो साइंटिस्ट हैं टॉप के और इंजीनियर्स हैं, उनको उठा के जर्मनी से अमेरिका ले आना है, यूके ले आना है। ये 2 मेन सेंटर्स थे जहां पर बहुत सारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को वो ले आए थे उठा के। उधर से रशिया भागा बहुत तेजी से बर्लिन की तरफ, तो इसके लिए ईस्ट बर्लिन वेस्ट बर्लिन का बंटवारा हुआ था। रशिया ने भी बहुत सारे साइंटिस्ट और इंजीनियर, इतने नंबर थोड़ा कम था वेस्टर्न कंट्री से, बट वो भी काफी सक्सेसफुल रहे। तो दोनों साइड्स की जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बनी, जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, अभी आप नाम अगर देखेंगे जो भी साइंटिस्ट थे इन्वॉल्व, आइंस्टाइन जैसे थे, ओपेनहाइमर थे जो अमेरिका के अव्वल नंबर पे थे, वो सब जर्मन साइंटिस्ट थे। जो इनके मिसाइल्स बने, जो रॉकेट्स बने वेस्टर्न वर्ल्ड के और रशिया के, उसमें भी सारे जर्मन साइंटिस्ट थे। तो उसमें जो ब्रेन पावर उन्होंने कैप्चर कर लिया था, उसके साथ उनको बहुत फायदा रहा। अब चीन ने क्या किया हुआ पिछले कुछ सालों में, वो $1 लाख 2 लाख पर मंथ या $1 मिलियन पर ईयर का, कुछ $1 मिलियन का स्कॉलरशिप तो नहीं कहेंगे कि फेलोशिप देता है प्रोफेसर्स को, और सैलरीज देता है, और एक्स ऑफिसर्स को देता है, एक्स इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को देता है यहाँ पर ट्रेनिंग करवाने के लिए अपने लोगों को। तो वो अमेरिका से जाते हैं चाइना, यूके से जाते हैं चाइना, वहां पर बैठ के उनको हेल्प करते हैं इन चीजों में। तो अब आपको ब्रेन्स भी मिल गए, अब आपको हार्डवेयर भी अगर मिल गया, तो ये सब मिला के और फिर उसके ऊपर आप एक और लेवल एआई का डाल दें, तो उसको अब डिकोड करने में और रेप्लिकेट करने में और स्केल करने में आपके लिए फिर पॉसिबल हो जाता है। तो अगर ये पॉसिबिलिटी हो जाती है तो अमेरिका के लिए तो है ही खतरा, इसराइल के लिए भी है और बाकी वेस्टर्न पावर्स के लिए भी है, क्योंकि उनके पास भी काफी वेस्टर्न वेपन्स हैं और टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका से सोर्स है। तो ये अब उनको समझना होगा कि ये अगर उनको किसी तरह स्लो करना है या स्टॉप करना है तो क्या क्या उनको करना पड़ेगा। ये अभी तो नई चीज डेवलप हुई है, तो इसके बारे में ज्यादा मेरी कुछ चिंतन नहीं हुआ मेरा, यहाँ पर गपशप नहीं हुई है चाय पे यहाँ पर लोगों से। तो बातचीत करेंगे, अब देखेंगे क्या विचार करते हैं, क्या विचार गोष्ठी है और क्या समझ है इनकी और क्या कर सकेंगे। तो इनको कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। बट अभी एआई के इस दौर, आपने बहुत सही कहा है कि भाई एआई के इस दौर में रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत मुश्किल नहीं है, और एआई के मामले में चाइना बहुत पीछे नहीं है अमेरिका से, टेक्नोलॉजी के मामले में भी। और तो और चिप का तो खजाना ही है उनके पास, सेमीकंडक्टर्स का, और रेयर अर्थ मटेरियल्स तो अमेरिका से भी ज्यादा है, तो उनको मिसाइलों और बाकी कंपोनेंट्स की वैसे भी कोई कमी नहीं होने वाली है। ब्रिगेडियर शारदेंदु, कितना बड़ा थ्रेट है यूएस के लिए आने वाले समय के हिसाब से और इन हथियारों के प्रोस्पेक्टिव से? अभी चाइना खड़ा है, फिर आपके सामने रशिया भी है, फिर बाकी के आपके दुश्मन भी तैयार हो रहे हैं। देखिए विवेक जी, ये जो मिलिट्री हार्डवेयर का जो मलबा था, इसको किस तरीके से मिलिट्री हार्डवेयर की टेक्नोलॉजी को कैसे रिवर्स इंजीनियरिंग करके डेवलप किया जाता है, इसका खजाना हाथ में लग गया है। और देखिए कई सारे सिस्टम के कई सारे पीसेस हैं। ऐसा है किसी के टेल विंग खराब हुई होगी, किसी की बॉडी में डेंट होगा, किसी के 2 टुकड़े हुए होंगे, कोई पूरी, लेकिन इन सारे कट एंड पीसेस को अगर आप जोड़ते हैं तो पूरा आप सिस्टम तैयार कर सकते हैं। और एटलीस्ट हार्डवेयर की टेक्नोलॉजी तो आपके पास पूरी पूरी आ जाएगी, और साथ में किस तरीके का सिस्टम को यूज किया, कौन से चिप लगाए, ये सारे के सारे फिजिकली प्रेजेंट है।
अगर आप इसको ग्राउंड रिपोर्ट से और कोरिलेट कर लेंगे तो ये इस तरीके का मिसाइल, इस तरीके के ड्रोन जब ग्राउंड पे अटैक किया तो उसका कितना इंपैक्ट हुआ और किस तरीके के उसमें हार्डवेयर है। तो ग्राउंड पे आपका जो इंपैक्ट क्रिएट हुआ, जो आपका हार्डवेयर है और जो किस तरीके की सॉफ्टवेयर आपने कौन सा सोर्स कोड किस तरीके से लगाया, ये सारी चीजों को अगर आप डालेंगे तो कंप्लीट आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इसी रिवर्स इंजीनियरिंग में चाइना माहिर है और चाइना की जितनी भी टेक्नोलॉजी आज की डेट में डेवलप हुई है, कहीं ना कहीं वो अमेरिका से स्टेल्थ से लेके आया है। उसने बिल्कुल। अपने स्टूडेंट, अपने इंजीनियर्स, तमाम लोगों को अमेरिका के सिस्टम में बैठा रखा है, जो वहां से इस टेक्नोलॉजी को लाते हैं और चाइना डेवलप करता है। और आज की डेट में चाइना ने जे सीरीज के जो एयरक्राफ्ट निकाले हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव, देखिए उसकी कॉस्ट कितनी कम है और वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जो एफ सीरीज के जहाजों में, चाहे एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो, चाहे आपका स्टेल्थ सिस्टम हो, चाहे 6th जनरेशन हो, हर चीज को उन्होंने कॉपी कर लिया और कॉस्टिंग की 1/5 के आसपास आ रही है। तो पूरा पूरा मार्केट चाइना ने पकड़ रखा है। इसीलिए आज की डेट में चाइना ईरान को मनचाही कीमत देने के लिए तैयार है। वो सारे मलबे इकट्ठा करना चाह रहा और उससे वो गोल्ड निकालेगा, उससे वो डायमंड निकालेगा और अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को ऐड पावर करके लाएगा। जो आज की डेट में 2 या 3 नॉट चाइना पीछे है वो उसके समकक्ष आ जाएगा और बाकी चीजों में जो चाइना की महारत हासिल है उसके अमेरिका के पास कोई तोड़ नहीं है। आप अपने लेबर नियम लगाते रहिए, अपने आप मिनिमम वेज नियम लगाते रहिए, लेकिन जब मास मैन्युफैक्चरिंग के लिए आता है, जब मैन्युफैक्चरिंग हब की बात आती है तो चाइना आउटराइटली अमेरिका को बीट करता है। तो ये चिंता होनी चाहिए अमेरिका को। अब देखिए ऐसा माहौल बन रखा है कि अब आप इस युद्ध को समाप्त करें। अमेरिका नहीं तो इसमें देखिए जो पावर सेंटर होता था वेस्ट में, अब वो शिफ्ट हो रहा है। अब आपको समझना पड़ेगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो चीज पावर वेस्टर्न ब्लॉक के पास था, अब वो शिफ्ट होकर ईस्टर्न ब्लॉक ऑफ कंट्री जा रहा है, जिसमें चाइना एक अहम रोल प्ले किया, हिंदुस्तान में भी अपने उसमें क्लेम जाहिर किया है। तो इस शिफ्ट ऑफ पावर को आप जितनी जल्दी समझ लेंगे बेहतर होगा। नहीं समझते हैं तो अमेरिका देखिए उसकी जो हेजिमनी है, जो उसका वर्चस्व था, धीरे धीरे इरोड हो रहा है। आज की डेट में मिडिल ईस्ट में उसको तमाम कंट्री आज के ऊपर शक कर रहे हैं, उनके सिक्योरिटी अम्ब्रेला पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, अपना नया फोरम बना रहे हैं और साथ में जब आप हार्डवेयर में बीट करेंगे, जब उनके डिफेंस इक्विपमेंट को कॉपी कर लेंगे, तब आप उसके समकक्ष खड़े हो जाएंगे। और जो बूट ऑन ग्राउंड तो है नहीं, अगर इसी तरीके के इक्विपमेंट से आप लड़ाई लड़ने तो आप वर्षों लड़ाई लड़ सकते हैं। तो आज की डेट में चाइना को इससे बड़ा एडवांटेज हो रहा है और जिस तरीके से देखिए उनके कौन से चिप हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये सारा कुछ आज की डेट में चाइना देखिए काफी डेवलप्ड नेशन हो रखा है। वो आज की डेट में डिफेंस के इक्विपमेंट के नाम पे सेल्फ सस्टेनिंग है, वो हर सिस्टम बना रहा है, तो लिहाजा उसको एक एडवांटेज। और जब रशिया की टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, चाइना भी मिलेगा, नॉर्थ कोरिया भी मिलेगा और ईरान मिलेगा, तो आप इस ग्रुप को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे और ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा वरी होना चाहिए। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कैसे क्लूलेस रक्षा मुख्यालय पेंटागन है, कैसे क्लूलेस प्रेसिडेंट है जिन्होंने अपने हथियारों का जखीरा ही उठा के दुश्मनों के हाथ में दे दिया। आपने कोई एक हथियार नहीं छोड़ा। आपने एयर डिफेंस मिसाइल से लेकर आपके MQ-9 रीपर ड्रोन से लेकर आपके लाइटनिंग जो फाइटर जेट है F-18 से लेकर स्टेल्थ तक आपने दे दिया। तो जाहिर सी बात है आपके दुश्मन काम करेंगे, तैयारी करेंगे आने वाले 10 सालों के बाद। और चाइना तो कुछ भी करने के लिए तैयार है। और ईरान चाइना को नहीं देगा तो फिर किसको देगा? ईरान बिल्कुल शेयर करेगा सारी टेक्नोलॉजी। ईरान में क्या चल रहा है फिरोज जी इस खबर को लेकर, या फिर ये जो मलबा मिला है इसको लेकर जो जानकारी आ रही है? नहीं, अनडाउटेडली ईरान में बहुत ही कॉन्फिडेंस आ गया है ये, क्योंकि उन्होंने पूरा बता दिया, एग्जीबिशन ही लगा दिया उन्होंने कि क्या क्या उन्होंने पकड़ा है। पहले तो हम लोग ये भी समझ लें कि ये कितना इनबैलेंस था ये वॉर इन दैट सेंस, और किस प्रकार से ईरान ने इसको डील किया। और ये भी बताइएगा अमेरिका का डिफेंस फ्यूचर में कितना लीथल हो सकता है? जी जी सर, बेसिकली देखिए अमेरिका का जो डिफेंस या राधा उनका जो वॉर बजट है, क्योंकि वॉर सेक्रेटरी अभी बन चुके हैं, तो वो $1 ट्रिलियन प्लस है और ईरान का बजट है $7.5 बिलियन। आप समझ के कितना डिफरेंस है दोनों में। ईरान का पूरा जीडीपी है $300 बिलियन और अमेरिका का जीडीपी है $32 ट्रिलियन। ये अलग बात है कि उनका डेट ही अभी $40 ट्रिलियन का हो चुका है। ये इतने बड़े इम्बैलेंस के साथ ईरान ने अपनी टेक्नोलॉजिकल जीनियस के हिसाब से उनका उत्तर दिया है, जो उन्होंने देखा पिछले 28 फरवरी के बाद और वो 12 दिन की जंग में। और हम लोग ये भी देख ले कि क्या क्या उन्होंने लिया है। वैसे आपने एक लिस्ट दिया है, मगर ये देख लीजिए कि जो GBU-57 वाला जो बॉम्ब है, तो 30,000 वाला पाउंड बॉम्ब है जो नटांज और फोर्डो पे इस्तेमाल किया है। वो ऑलरेडी ईरान ने उसका रिवर्स सेंटरिंग करके, मतलब वो 60 मीटर्स तक का डेप्थ है, ईरान ऑलरेडी 20 मीटर्स तक उसको लेके गया है। ओके, और वो लेके जाएगा। वो जैसे जैसे चाइना, नॉर्थ कोरिया, रशिया
ईरान मिलकर काम करेंगे तो ये बहुत कुछ होने वाला है। उन्होंने जो क्लस्टर बॉम्ब्स है, जो रॉकेट्स है, जो टॉमहॉक्स है, जो रीपर्स है, क्रूज मिसाइल्स है, खास करके जो स्टेल्थ मिसाइल्स है AGM-158 और जैसम CR, ये जो है वो सबको उन्होंने करके उसका रिवर्स इंजीनियरिंग चालू किया है। और उसके इंपॉर्टेंट आई थिंक ये जो आपने बताया कि F-15 ईगल सीरीज और ये जो मल्टीपल MQ-9 ड्रोन्स, ये एक्चुअली MQ-9 ड्रोन्स तो उन्होंने पहले भी ले लिए थे, मगर ये सब उनके हाथ में है। और 2015 के बाद जो चीन, रूस, चाइना, नॉर्थ कोरिया, जो एक्चुअली ये भी डेवलपमेंट पिछले 10-11 सालों का है, ये पोस्ट JCPO का डेवलपमेंट है। जब ईरान को समझ में आया कि अमेरिका, यूरोप हमारा साथ नहीं देने वाला है, मैंने बहुत कोशिश की है उनके साथ जाने के लिए, मगर जब नहीं होगा तब रशिया करीब आता है सीरिया में ईरान के साथ, और चीन और ये पूरा जो ब्रिक्स की जो नई डेवलपमेंट, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जो हम लोग जा रहे हैं। बड़ी लड़ाई तो वही है जो आपने बताया कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनते जा रहा है, जिसमें भारत का भी इंपॉर्टेंट बहुत, क्योंकि दिया था प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स दिस ईयर। तो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनते जा रहा है। और ये जो वेस्ट है, अमेरिका का ये जो मूर्खपना हो रहा है, 2013 में तो एक्चुअली ये यूनिपोलर वर्ल्ड खत्म हो गया था। और प्रेसिडेंट जी और पुतिन की जब एक मीटिंग हुई थी तो प्रेसिडेंट जी ने बोला था कि 100 साल के बाद ये अवसर आ रहा है जब ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर बदल रहा है। पोस्ट World War I, World War II के बाद ये पहली बार 100 साल के बाद ऐसा एक अवसर आ रहा है जहां वेस्ट डिक्लाइन में है और ग्लोबल साउथ ऑन द राइज है। उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग की पूरी बात समझनी होगी। और अमेरिका का ये जो बोलबाला है, जो सुपर पावर स्टेटस है, वो तो हॉर्मुज में दफन हो चुका है, डूब चुका है। एक नई दुनिया बन रही है, टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी जिसके बुनियाद पर वेस्ट ने नरसंहार पे नरसंहार किया है, देशों को बर्बाद किया है, वो दौर अभी ईरान ने चैलेंज किया है। और एक नया रीजनल फॉर्मेशन वहां खड़ा हो रहा है। जैसे यूरोप ने अपनी जिम्मेदारी ली है, वैसे साउथ एशिया अपनी जिम्मेदारी ले, वैसे वेस्ट एशिया अपनी जिम्मेदारी ले। अमेरिकन बेसेस और अमेरिकन मिलिट्री को देश से भगाओ, जापान से निकालो, फिलीपींस को अभी अमेरिका केपेबल रहा नहीं है प्रोटेक्शन देने के लिए, वो तो समझ में आ जाएगी। वो एक प्रोटेक्शन रैकेट चला रहा था, वो प्रोटेक्शन रैकेट अभी वेस्ट एशिया में एक्सपोज हो गया है और सब जगह ये अभी इसका अंत आ रहा है। तो इन ये सेंस में ये नई टेक्नोलॉजी जो ईरान के हाथ में आ चुकी है, उसका जो रिवर्स इंजीनियरिंग ये लोग मिलकर करेंगे, इससे एक नई टेक्नोलॉजिकल बैलेंस आ जाएगा दुनिया में। और आई थिंक चीन तो बहुत आगे निकल चुका है ये सब चीज़ों में, अमेरिका से भी आगे निकल चुका है। ताइवान पे आई डोंट थिंक अमेरिका की हिम्मत है कि वो चीन को रोके, क्योंकि ताइवान भी अपने तरीके से पॉलिटिकली जब जो होता है वो देखेंगे। मगर मुझे नहीं लग रहा कि अमेरिका की हिम्मत है ईरान के हार के बाद कि वो चीन पे जाके वॉर करे। वो मूर्ख होगा अमेरिकन प्रेसिडेंट जो ऐसा कुछ काम करे। धन्यवाद। आप तो कह रहे हैं कि भाई चाइना नहीं जाएगा, लेकिन मुझे तो पूरा यकीन है कि एक न एक दिन चाइना तक भी पहुंचेंगे, क्योंकि जब सद्दाम हुसैन को लेकर और उससे पहले जो हमले हुए, खास करके लीबिया पर जो अटैक हुआ था, उसके बाद से तो ये अनुमान था ईरान को। तब तो ईरान ने मोज़ैक डॉक्ट्रिन पहले बना लिया था। मलिक साहब का मैं इस पर टेक चाहूंगा कि ये कितना बड़ा सेटबैक है US आर्मी के लिए या पेंटागन के लिए। विवेक जी देखिए, यो रिवर्स इंजीनियरिंग की जो अप्रोच है ये नई नहीं है, ये सदियों से चलती रही है। एग्जाम्पल है कि आप याद कीजिए, आई थिंक 1966 के ऑपरेशन डायमंड हुआ, उसके अंदर जब नया नया MiG-21 लेटेस्ट हथियार हुआ करता था रशिया का, एक इराक का जो पायलट है उसको लैंड करा लिया था इजराइल के अंदर, उसकी पूरी रिवर्स इंजीनियरिंग करके अगले ही साल जो 6-7 दिन का युद्ध उसके अंदर उसके बड़ी भूमिका रहेगी। आप रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए जजर नहीं मिलते हैं, क्योंकि रिवर्स इंजीनियरिंग अपने आप में कल पुर्जों की उनकी पूरा मुआयना एक पूरी अपने में R&D प्रोसेस होती है, और डिपेंड करता है कि आपके पास इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, साइंटिफिक कैपेबिलिटी, रिसर्च कैपेबिलिटी कितनी है, वो कितनी जल्दी इसको डिकोड कर पाती है। क्योंकि इसके अंदर देखिए गाइडेंस सिस्टम्स होता है, फायरिंग मैकेनिज्म होते हैं, और आजकल तो स्मार्ट फ्यूजेस वगैरह जो आ गए हैं हथियारों के अंदर, उन सब की स्टडी करना भी उसमें टाइम कंज्यूम होता है। इसके अलावा जो पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी है, स्ट्रेंथ है, उसके अंदर क्या मैकेनिज्म यूज किए गए हैं, और खासकर आजकल के AI के जमाने में एल्गो का स्टडी करना, एल्गो को डिकोड करना, ये बड़ी चीज होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें एम्बेडेड होते हैं, उन सब इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ उन सबको स्टडी करना, इसमें टाइम लगता है। ये बात सही है कि रिवर्स इंजीनियरिंग एक हकीकत है। रिवर्स इंजीनियरिंग करते ही आप याद करेंगे 2011 की बात है, जिसमें कि अमेरिका का RQ-170 सेंटिनल ईरान के अंदर उसका एक्सीडेंट हो गया था, यानी वो गिर गया था, ये ड्रोन था। तो इसी का बेसिकली बैकबोन आज हम देखते हैं जो शाहिद के अंदर है, इसी के बैकबोन, इसी का आधार रचना उसके अंदर दिखाई देती है। और इसके साथ आप ये देखेंगे कि रिवर्स इंजीनियरिंग का एक ताजा उदाहरण हमें JF सीरीज के अंदर मिलता है। जो चाइना है, सर बहुत सही बोल रहे थे, सर की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। JF सीरीज के अंदर जो इंजन उन्होंने लगाया है, जिसके अंदर उनकी कॉस्ट कटिंग इतनी ज्यादा हुई है, वो तो रशिया का इंजन है।
और रशिया के जो के RD-93 आई थिंक इस सीरीज के जो इंजन है उनके पास, उसी को मॉडिफाई करके उन्होंने लगाया हुआ है। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो ये प्रोसेस होती है, ये प्रेस की रियलिटी है, लेकिन इस प्रोसेस में वक्त लगता है। इतनी जल्दी इसको आप एम्बेडेड करके और नए हथियार तो डेवलप नहीं कर सकते, बट यस, फ्यूचर के हथियारों में जब इन रणनीति को, इन चीजों को आप इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी मिसाइल्स, आपके ड्रोन वो घातक हो जाते हैं। क्योंकि R&D के साथ साथ इसमें इंटीग्रेशन, जब आप पूरी स्टडी कर लेते हो, उसका वैलिडेशन करना होता है, उसके मॉडलिंग करनी पड़ती है, मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड सिमुलेशन उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और जब इन सब चीजों को डाटा उसके अंदर इनपुट किया जाता है, ये सारा डाटा के साथ सैटेलाइट के साथ इंटीग्रेशन, आपकी ग्राउंड फोर्सेस के इंटीग्रेशन, दूसरे वेपन एडी जो इक्विपमेंट है, रडार्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, उन सब के साथ इंटीग्रेशन, इन सब हथियारों को इसलिए इनमें जो वैलिडेशन करने में टाइम लगता है। इट टेक्स टाइम, बट रेस्ट इट इज ए रियल थ्रेट। एंड डेफिनेटली अगर कोई चीज अमेरिका ने, नहीं सर, आप कह रहे हैं इट टेक्स टाइम, मैं मानता हूं, लेकिन जो 5-7 साल 10 साल पहले का 10 साल पहले की बात रही होगी। आज की तारीख में आपको AI सब करके दे रहा है ना, आप पूछो ना उससे आपको क्या पूछना है। जहां पहले 5 साल 7 साल लगते, तो हो सकता है 1 साल 2 साल में काम हो जाए। जी विवेक जी, ये डिपेंड, तभी मैंने कहा कि डिपेंड करता है आपके पास एक्सपर्टीज कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, आपके पास साइंटिफिक इंटेलेक्चुअल कितना है। वो चीज जब आप पूरी टीम काम करेगी, यस दे कैन डिकोड इन लेसर टाइम आल्सो, बट इट्स रियलिटी है, रियलिटी है। और अमेरिका के लिए, उनके वेपन के लिए एक तरह से ये सेंध तो लगेगी रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं तो, लेकिन चाइना के हाथ में तो बहुत बड़ा खजाना लग गया ना कुलकर्णी सर। बिल्कुल विवेक, देखिएगा, इट्स मोरल बूस्टिंग ईरान के लिए, इट्स ह्यूज मोरल बूस्टिंग। दूसरा, अब ईरान के ऊपर चीन जैसे देश भी निर्भर हो रहे हैं कि हमको ये टेक्नोलॉजी बताओ, हमें दिखाओ, आप क्या रिसर्च कर रहे हैं, उसमें हमारे को हिस्सा लेने दो। तो इससे चीन को भी फायदा हो रहा है, ईरान को भी फायदा हो रहा है, उनका मनोबल ऊंचा हो रहा है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में। अब अमेरिका को भी 10 बार सोचना पड़ेगा कि ये मिसाइल अगर हम डालते हैं ईरान के ऊपर, तो क्या ऐसे तो नहीं कि पहले इस पे वो डिकोड करके उसको आगे रास्ते में गिरा दे, तो फिर अमेरिका तुरंत समझ जाएगा। आप समझ सकते हैं अमेरिका ने आज की तारीख में तकरीबन 36 अरब डॉलर खर्चा किया है इस लड़ाई के अंदर। जो अपने ड्रोन हैं उसी पर तकरीबन 1.3 बिलियन डॉलर के ड्रोन उन्होंने मार गिराए। तो ये जो चीजें हैं, और खासकर ईरान जैसा देश जिसका कंप्लीट, अब उसके GDP का बहुत छोटा सा हिस्सा और 7 से 10 अरब डॉलर उनका जो डिफेंस का बजट है, और कहाँ अमेरिका का तकरीबन 1 ट्रिलियन डॉलर का बजट है, उसको देखते हुए आप देखते हैं इंटरसेप्टर्स जो है USA के कितने महंगे हैं, और ईरान उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके चीप टेक्नोलॉजी लगा करके उनके इंटरसेप्टर्स इतने सस्ते कि वैसे ही अमेरिका को अब दिक्कत होगी। और अरागची बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अमेरिका के पास अब कोई चारा नहीं रहा सिवाय बातचीत के। अगर अमेरिका ये सोचता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की घेराबंदी कर ले, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कर ले, तो ईरान ने उसकी इस प्रकार से वेपनाइज कर रखा है कि ना अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड रख सकता है, ना ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज, चाहे वो इकोनॉमिक वॉरफेयर में या इकोनॉमिक सैंक्शन के द्वारा ईरान को जरूर उसको मैं कहूँगा परेशान करने की कोशिश कर रहा होगा। पर ईरान खुद ही कहता है कि हम 40 सालों से ये देखते आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क अमेरिका को पड़ेगा। और वाकई ऐसे लगने लगा है कि अब फर्क अमेरिका को पड़ेगा। ईरान का मनोबल ऊंचा है, ईरान की काबिलियत जबरदस्त है, उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, और उनकी मदद करने के लिए भी काफी देश खड़े हैं। तो ये सब कुछ देखते हुए मुझे लगता है ईरान इज इन अ विन विन सिचुएशन। विवेक जी, कपूर सर, इसका फ्यूचर इंपैक्ट क्या देखते हैं आप? फ्यूचर में हम ये देखते हैं, तो पाकिस्तान का जो रोल है वो 2 तरफा रहेगा। एक तरफ से तो जो मीडिएशन कर रहे हैं और जो मक्का पैक्ट किया है, जिसमें खबर सुनाई दे रही है कि अब वो ईरान को भी बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं शामिल होने के लिए, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की और ईरान। तो अगर ये खबर सच्ची निकली और ईरान ज्वाइन कर लेता है, तो अमेरिका के लिए फिर ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट किया, बार बार बुलाया उनको, तो बहुत तवज्जो दिया, बहुत ज़्यादा एनकरेज किया। दूसरा, इंटरनली तो डिवास्टेट होते जा रहा है, जैसे हमने देखा है कि सारे प्रोविंसेस उनके खिलाफ बगावत कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है इकोनॉमिकली, डेवलपमेंट के हिसाब से, हर हिसाब से। तो ये देखना होगा कि क्या फास्टर होता है उनका कंप्लीट कोलैप्स एंड सॉर्ट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, या फिर सऊदी और चाइना के साथ पैसा मिलके थोड़ा वो और सर्वाइव कर लेंगे।
दूसरा जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी थी अमेरिका की, अगर वो अब लग गई इनके हाथ, तो पहले क्या था कि इस वॉर में, क्योंकि उन्होंने वेस्टर्न जीपीएस, वेस्टर्न सिस्टम्स ऑफ लोकेशन नहीं यूज किए, तो चाइना और रशिया के सिस्टम्स यूज किए जीपीएस वगैरह के लिए, तो स्टेल्थ इतना ज्यादा स्टेल्थ नहीं रहा। बट अगर आप उसको दूसरे तरफ भी ले जाते हैं कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का रूट कॉज ही आप समझ लेते हैं और उसी को डिकोड कर लेते हैं, तो वेस्टर्न सिस्टम में भी एकदम नाकाम हो जाएगा। तो इसके लिए खतरा तो काफी है फ्यूचर में, वेस्टर्न वर्ल्ड को भी, अमेरिका को भी। तो इंडिया का जो रोल है इसमें और भी अहम होता रहेगा, क्योंकि अगर इंडिया न्यूट्रल रहा तो फिर जो अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स हैं और जो उनके साथ हैं, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, कोरिया है सर, लेकिन ये भी और तो जी सर, ये भी तो उनके साथ इम्पोर्टेंट मिलकर ये मुकाबला नहीं कर सकेगा। ये भी दूसरा जी, ये भी तो इम्पोर्टेंट है कि अगर ये टेक्नोलॉजी रशिया के हाथ लग गई तो पूरा नेटो स्टेक पर आ सकता है, उनकी सिक्योरिटी स्टेक पर आ सकती है। उनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि रशिया से उनको इतना ज्यादा खतरा नहीं था, बट उनका जो पूरा प्लान था कि रशिया को कैसे हम तोड़ सके हैं 6 हिस्सों में या जितने भी हिस्सों में कर सकें ओवर टाइम। तो इसके लिए यूक्रेन को नाटो में लेना चाहते थे, ईयू में शामिल करना चाहते थे, क्योंकि सबसे बड़ा बॉर्डर जो रशिया का है किसी भी कंट्री के साथ यूरोप में, वो है यूक्रेन के साथ। तो अब हम देखते हैं कि यूक्रेन के कारण वो डीप पेनिट्रेशन हो रहा है मॉस्को की तरफ और मॉस्को के बियॉन्ड ऑयल रिफाइनरीज पे और दूसरे टारगेट्स पे। तो ये जो उनका लॉन्ग टर्म प्लान था कि रशिया को किसी तरह और भी तोड़ना है आफ्टर ब्रेकिंग यूएसएसआर, तो ये उनका था। अगर ये समझ जाते कि रशिया को अपने साथ मिलाकर चलना बेटर रहेगा तो इनके लिए बहुत अच्छा रहता। अमेरिका में बहुत लोगों को समझ आ गई थी, इजराइल को भी समझ आ गई थी कि ये जरूरी है कि रशिया को थोड़ा सा न्यूट्रल करें, और इंडिया के साथ अगर मिलके अगर ये रशिया के साथ काम करते तो इनके लिए इतना ज्यादा खतरा नहीं होता आज के दिन में। बट अगर डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ आ गई थी, कुछ लोग यहाँ पर हैं जैसे जेडी वांस, उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की इसको रीबैलेंस करने के लिए कि रशिया को एकदम दुश्मन की तरह पेंट ना करें। डोनाल्ड ट्रंप ने काफी टाइम बात की पुतिन के साथ, काफी लंबी बातें की, बट फिर भी पुतिन ने कहा कि अगर आप यूक्रेन को टेक्नोलॉजी दे रहे हैं हमें डुबाने के लिए, तो हम तो ईरान को सपोर्ट करेंगे। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो उस हिसाब से खतरा तो बढ़ता रहेगा, और अगर रशिया चाइना की तरफ झुका रहा, चाइना के कैंप में रहा और इंडिया न्यूट्रल रहा, तो इनको फिर ये चैलेंज को मीट करना बहुत मुश्किल होता रहेगा फ्यूचर में। एग्जैक्टली सर। और मेरा एक और पॉइंट है कि जिस तरह से फिरोज भाई कुछ कहना चाह रहा है, उसको मैं शार्दुल दूसरे से सवाल ले लूंगा। फिरोज भाई। जी नहीं, मेरा बोलना है कि वेस्ट को खतरा है, वेस्ट को खतरा है। वेस्ट को किससे खतरा है? दुनिया को वेस्ट से खतरा है। आक्रमण तो वेस्ट करता है पूरे दुनिया पे। कौन सा देश छोड़ा है इन्होंने? ठीक है, देखो रशिया की वैल्यूएशन $90 ट्रिलियन की है। उनको रशिया को तोड़ना है। यूक्रेन के माध्यम से नेटो ने पूरी कोशिश उनकी जारी है कि रशिया के टुकड़े टुकड़े हो जाए और यूरोप उसको कॉलोनाइज करे। ये बेसिक एजेंडा है ये वॉर ऑन रशिया का। और उसमें नियो कॉन्सेप्टिव एग्जैक्टली और उसमें जूइश लॉबी भी लगी है। विक्टोरिया न्यूलैंड और ये जो पूरी नियो कॉन्सेप्टिव जूइश लॉबी है, क्योंकि उनके लिए यूक्रेन इज द सेकंड इजराइल। ये भी हम लोग समझ ले कि एक्चुअली क्या चल रहा है। ठीक है, और जहां तक भारत का रोल है, मेरा मानना है कि वी आइदर रिमेन न्यूट्रल और वी गेट अलाइंड विद द ग्लोबल साउथ, क्योंकि यही हमारी एंटी कॉलोनियल, एंटी इंपीरियलिस्ट हमारी पूरी ट्रेडिशन हमारी रही है। हम लोग क्यों अमेरिका और ब्रिटेन और अंग्रेजों के साथ जाए जिन्होंने पूरी दुनिया की कब्जा करने का उन्होंने एजेंडा बनाया? नहीं, वो है ना ब्रिक्स वाला एजेंडा है। मुझे लगता है ब्रिक्स वाले एजेंडे को और थोड़ा सा इंपैक्टफुली और आगे बढ़ाना चाहिए। मैं इस बारे में फेवर में हूं। एग्जैक्टली। और ब्रिक्स करेंसी को भी थोड़ा सा और पुश करना चाहिए। मैं इस बारे में फेवर में। जी प्रदीप सर, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे क्या? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमको संभल के चलना है आगे, क्योंकि चीन कभी भी हमारे पक्ष में नहीं आया है, और जो मुसलमान देश हैं उनसे जो भारत को खतरा, उसका भी वी कैन नॉट फॉरगेट। ये जो गजवाए हिंद वगैरह का चलता रहता है, डेमोग्राफी चेंज का, तो ये सब खतरे बहुत बड़े हैं भारत के लिए और दुनिया के लिए भी। तो उसको मद्देनजर हमेशा रख के आगे बढ़ना होगा। ये नहीं हम ब्लाइंडली बोल सकते कि हम ब्रिक्स के साथ जुड़ के आगे बढ़ेंगे और वही काम करेंगे ग्लोबल साउथ के साथ। ग्लोबल साउथ के क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, उसको ध्यान में किस तरफ से उसको पॉजिटिव करना है,
वो बहुत जरूरी है। मैं शारदेंदु सर के पास जा रहा हूं, थोड़ा सा ये डिविएशन हो जाएगा, इस टॉपिक को किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। ब्रिगेडियर शारदेंदु सर, जिस हिसाब से डिपेंडेंसी यूएस हथियारों पर पूरी दुनिया की रही है और जिस तरह से यूएस 30 to 40% डिफेंस मार्केट को कवर करता है, अगर यूएस के हथियार इस तरह से एक्सपोज हो रहे हैं तो फिर तो बाकी देशों की सिक्योरिटी भी ऑन द टॉस है। देखिए, मेरा मानना है कि अमेरिका के जो डिफेंस लॉबी है, जो आर्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज है, दे आर वे अहेड। उनके पास तमाम तरीके के उन्होंने जो सोर्स कोड डाले, जो अपने उन्होंने सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल किया होगा, उसकी काट उन्होंने जरूर रखी होगी। और टेक्नोलॉजिकली आज की डेट में वो दे आर मच अहेड ऑफ चाइना, रशिया, जहां मिलिट्री हार्डवेयर है, उन्होंने उसकी जरूर निकाली होगी। एक ऐसा कंट्री जिसके पास ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है, जो यूज कर रहा, और एक ऐसा कंट्री या ग्रुप ऑफ कंट्री उस टेक्नोलॉजी को कॉपी करेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। लेकिन जब तक वो रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, वो एक नॉच आगे निकल जाएगा उसका एंटीडोट। इसका इमीडिएट इंपैक्ट देखिए ये है कि अगर आप किसी टेक्नोलॉजी की रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं तो आपको उसका काउंटर मेजर इमीडिएट ढूंढना पड़ता है। अगर ये ड्रोन आपके या एफ सीरीज के डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है, तो उसको आप कैसे काउंटर करेंगे? वो आप रिवर्स इंजीनियरिंग से तमाम सिस्टम को पता कर सकते हैं। जब आप डेवलप करने के लिए जाते हैं तो वो टेक्नोलॉजी उसके पास ऑलरेडी है, वो कुछ और काट निकाल लेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अमेरिका जो है टेक्नोलॉजिकली एडवांस है। अगर उसके ये चीजें कॉम्प्रोमाइज हो भी जाती, वो कोड बदलेगा, वो नए सिस्टम लाएगा, वो उसके पास R&D ऑलरेडी वो 30% तमाम जो कंपनीज हैं उसका 30% R&D पे खर्च करता है। तो लिहाजा अमेरिका सतर्क जरूर है, अभी वो अलर्ट पे है, लेकिन वो पूरे तरीके से बैकफुट पे आ गया, ये मैं नहीं मानने के लिए तैयार हूं। और पिछले 24 घंटे के या 48 घंटे के रीसेंट डेवलपमेंट आप देख लीजिए, ईरान किस तरीके से, ईरान के पेजेस्कियां क्या बोल रहे हैं, कालीबाफ क्या बोल रहे हैं, IRGC का कमांडर क्या बोल रहा है, उनके मिलिट्री हेड क्या बोल रहे हैं, सारे के सारों में एक तरीके का ऐसा माहौल बन गया है जो कि दो अलग फैक्शन काम कर रहे हैं। पेजेस्किया कहते हैं इस समय युद्ध विराम का समय आ गया, हमें युद्ध विराम करना चाहिए, हमारे लिए जो MOU साइन किया था वो बेस्ट ऑप्शन था। कालीबाफ कहते हैं कि हमारे पास इतनी बड़ी आर्मी, स्ट्रांग आर्मी होने का क्या फायदा अगर हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जीरो है, इकोनॉमिक प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, लोगों में तमाम तरीके की बेसिक सहूलियतें नहीं है, तो इतनी बड़ी आर्मी का क्या लेके करेंगे। और उसी तरफ उनके जो नेशनल सिक्योरिटी के जो चीफ हैं वो कहते हैं कि हम इकोनॉमिक सैंक्शन को भी वॉर समझेंगे, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खुला है उसके पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में रहेगा। लेकिन ये सारी की सारी चीजें आज की डेट में ग्राउंड पे कन्वर्ट नहीं हो रही है। 20% आज भी कॉमर्शियल वेसल्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल रहे हैं। तमाम ऐसे कंट्री अपने एनर्जी की नीड वहां से ले जा रहे हैं, जिसमें चाइना भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं एक ग्रिप कमजोर होती हुई दिख रही है। ईरान में दो तरीके के फैक्शन उभरते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे अमेरिका उसमें आग में घी डालने का काम कर रहा है या तमाम तरीके के सोर्सेज वहां काम कर रहे हैं, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन एक सॉफ्ट फेस ईरान आज की डेट में प्रेजेंट कर रहा है। और सारी के सारे डिसीजन मेकिंग डोनाल्ड ट्रंप के पास है। वो आज की डेट में सीज फायर करना चाहते हैं, सीज फायर कर सकते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत कर सकते हैं, स्ट्राइक करना चाहते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं। और एक और एंगल है, असीम मुनीर कल जा रहे हैं तेहरान, एक ऑफर लेके जा रहे हैं कि आपको जो स्टैटिक डिफेंस डील हुई है उसमें हम ईरान को शामिल करेंगे। ये कौन सी लॉजिक हुई? तो जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान हमेशा एक कैरेट लेके जाता है जिससे उसकी अहमियत बनाई रहे, लेकिन आज की डेट में इसका कोई एग्जिस्टेंस होने का मतलब ही नहीं है। ईरान अगर इस डील में शामिल हो जाता है तो क्या होगा फ्यूचर? क्या अमेरिका अगर स्ट्राइक करेगा तो ये चारों कंट्री अमेरिका के खिलाफ हमला बोलेंगे? तो ये सारी चीजें पेपर में है। तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि वो क्या ऑफर लेके जा रहे हैं कल तेहरान में। आप MOU पे बात करिए, आप सीज फायर पे बात करिए, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन लेके जा रहे हैं जो कि मेटेरियलाइज ही नहीं हो सकता। तो लिहाजा ये स्थिति बनी रहेगी और अमेरिका मनमानी करता रहेगा। इसको आपको समझना पड़ेगा। और ईरान सर, पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, लड़ेंगे। पेजेस्कियां उनके जो प्रेसिडेंट है बड़ी सेंसिबल बात करते हैं। नहीं, पाकिस्तान के साथ सर, पाकिस्तान को आप लोगों से बेहतर, पाकिस्तान को आप लोगों से बेहतर सर कोई नहीं जान सकता। पाकिस्तान के DNA से आप वाकिफ हैं। पाकिस्तान का सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी है, दलाली। वो थोड़ा ईरान से पैसे ले लो, थोड़ा अमेरिका से पैसे ले लो, थोड़ा चाइना से पैसे ले लो, यही काम है उनका और कोई काम नहीं है। मैं जल्दी से रिएक्शन चाहूंगा मलिक सर का कि क्या इसका मौजूदा वॉर पे बड़ा इंपैक्ट देखते हैं, ये जो प्रदर्शनी लगाई है, ये जो हथियार गिराए इसका? जी मलिक सर।
विवेक जी देखिए, अगर आप कहें इस नियर फ्यूचर में मुझे ऐसा कोई इंपैक्ट लगता नहीं है इसका, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी चीज को इंटीग्रेट कराने के लिए, कंप्लीट सिस्टम बनाने के लिए टेक्स लॉट ऑफ टाइम। और ये बात सही है, शारदेंदु सर सही कह रहे थे कि देखिए क्या होता है कि रिवर्स इंजीनियरिंग एक फॉलो पद्धति होती है। फॉलो का मतलब है कि जब तक आप उसको डिवाइस करेंगे, आपका दुश्मन देश आगे दो स्टेप आगे निकल जाएगा। ठीक है, आप कर सकते हो, आप वेपन का थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो, आपको मदद भी कर सकता है, आपके आरएनडी को आसान भी कर सकता है। लेकिन कहानी यह है कि दूसरा देश भी उसको मालूम है कि उसके कौन कौन से हथियार या कौन कौन से क्रिटिकल इक्विपमेंट ईरान के अंदर गिरे हैं या मार गिरा है, वो उन्हीं के स्पेसिफिक काम करेगा अपनी टेक्नोलॉजी को एक स्टेप आगे करने के लिए। जी विवेक। लेकिन मलिक साहब, ऐसा कोई हथियार तो बचा ही नहीं जो ना गिरा हो। टॉप टू बॉटम सारे तो गिर गए, अवैक्स से लेकर F-35 से लेकर F-18 से, हॉर्नेट से लेकर F-15 से, F-16 से लेकर, कौन सा ऐसा हथियार बाकी रह गया बताइए आप? इंटरसेप्टर से लेकर एयर डिफेंस मिसाइल से लेकर रेडार सिस्टम से लेकर KC-135 स्ट्रैटो टैंकर से लेकर, मुझे तो लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को इतने हथियार के नाम याद नहीं होंगे जितने मुझे याद हो गए इस वॉर को कवर करते करते। विवेक जी आप याद कीजिए, अमेरिका जब अफगानिस्तान से निकला था, उसके बहुत सारे क्रिटिकल इक्विपमेंट उसके हाथ छूट गए थे। लेकिन सर वो स्ट्रेटेजिकली उनको किल कर सकता था, वो किल स्विच उनके पास था, वो उनको इंटरनेट से कनेक्ट करके या सैटेलाइट से कनेक्ट करके भी किल कर। अब जो डिस्ट्रॉय हो गया, जिसको आप कनेक्ट ही नहीं कर सकते, उसको क्या किल स्विच दबाएंगे आप? देखिए वो अमेरिका भले किल स्विच ना दबाए, लेकिन ये बात सही है कि आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए अगर आप उसको मॉडिफाई करके बना भी ले, तो पास्ट में भी ऐसा हुआ है, जैसे कि मैंने 2-3 एग्जांपल दिए, ये होता रहेगा, रेगुलर प्रोसेस है ना सर। चाइना सर, ईरान के पास टेक्नोलॉजी नहीं, चाइना के पास है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको चाइना ने ठगा नहीं। चाइना एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग करता है, एप्पल की कॉपी बना के बैठा हुआ खुद ही, 50 फोन ऐसे ऐसी कंपनी से तैयार कर दी। क्वेश्चन ये आता है कि अगर चाइना के पास सब कुछ है तो रिवर्स इंजीनियरिंग करने की जरूरत ही क्या है? फिर तो चाइना उसको दे ही रहा है, रूस के माध्यम से, कैस्पियन सागर के माध्यम में ऑलरेडी ईरान को दे रहा है सब कुछ। तो फिर देखिए, नकल के लिए भी तो अकल चाहिए होती है। चाइना ने कौन सा चीज है जिसको कॉपी नहीं करा यूएस से, आप बताइए। जी बात सही है, ईरान के जो पास इस टाइम जो उसने प्रदर्शनी लगाई है, आपने कहा इसका शॉर्ट टर्म में तो मुझे कुछ फायदा लगता नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि यस वो इसकी स्टडी करेंगे और ये इनके काम आ सकते हैं। हो सकते हैं अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करें। उनके पास जो साइंटिस्ट है ऑलरेडी, जो साइंटिस्ट कह सकते हैं या इंजीनियर कह सकते हैं, चाइना के ऑलरेडी है ईरान के पास, ईरान को मदद कर रहे हैं वो, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसका मुझे बिल्कुल। अब आप F-35 का स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ले लीजिए, जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे ब्रिगेड साहब, तो वो एक क्रिटिकल पॉइंट तो है। फिरोज भाई कुछ कहना चाह रहे? फिरोज जी। जी नहीं, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पहले तो ये हम लोग ये समझ ले इस बात को, और यहाँ ज्यादा करके लोग एक्सेप्ट कर भी देंगे कि अमेरिका ये जंग हार चुका है। ट्रंप कल बॉम्ब करेगा, परसों बॉम्ब करेगा वगैरह, वो सब अभी बोलने की बातें है। आप उसमें ये मिड टर्म में रिजल्ट देखोगे कि कितनी बड़ी हार ट्रंप की सेनेट और कांग्रेचुअल इलेक्शन में होने वाले, ये इसका बहुत बड़ी सबूत की बात है। जहां तक ईरान की अंदरूनी परिस्थिति है, ये अभी की बात नहीं कि पेजेशकियान कुछ बोल रहे, कालेबाग कुछ बोल रहे और IRGC कुछ बोल रही है, मगर जनता क्या बोल रही है वो भी आप समझ लीजिए। जनता क्लियर कट बोल रही है हॉर्मोज हमारा है और ये जंग तब तक जारी रहे जब तक अमेरिका ऐसे निकलता नहीं। ये तो जनता की आवाज है। और अभी जो निर्णायक फोर्स है वो IRGC है। और अब समझ लीजिए कि रिफॉर्मिस्ट वीक क्यों है। रिफॉर्मिस्ट इसलिए वीक हुए क्योंकि जब JCPO बना और उसमें जरीफ का बहुत बड़ा रोल था, वही JCPO जब हटा दिया अमेरिका ने, ट्रंप ने, तो उसके बाद रिफॉर्म्स का कोई वजूद नहीं रहा भाई, कि आपने तो पूरी एग्रीमेंट करके आए, मगर आपको मानता कौन है अमेरिका में? नहीं, मैंने तो सर डे वन को जब 28 फरवरी को तेहरान पर अटैक हुआ, जब आयतुल्ला अली खामनेई मारे गए, मैंने 1 तारीख को ही कहा था, 1 मार्च को अपने शो में कहा था कि अमेरिका की सबसे बड़ी चूक साबित होगी। अगर तो आयतुल्ला अली खामनेई रहते तो शायद कोई डील हो गई होती और अभी तक में ये वॉर खत्म भी हो गया होता, तो होर्मुज भी दुनिया के लिए खोल दिया गया होता, कोई ना कोई रास्ता निकल जाता। लेकिन आपने तो लीडरशिप तबाह कर दिया। आपके पास लीडरशिप ही नहीं बात करने के लिए, बात किससे करेंगे? IRGC बात करने के लिए है ही नहीं। IRGC को डे वन से इसके लिए ट्रेन किया गया कि आप वॉर लड़ेंगे और आप अमेरिका के खिलाफ लड़ेंगे, तो IRGC तो डिप्लोमेसी के लिए है ही नहीं। और आपने IRGC के हाथ में रिजीम दे दिया। आप कहते हैं कि भाई डिप्लोमेसी कर लो, ईरान बातचीत कर ले। कहां से ईरान बातचीत करेगा? ईरान में बातचीत करने के लिए कोई बचा नहीं। IRGC सुप्रीम पावर। अब तो शायद मुझे डोनाल्ड ट्रंप की टीम में होना चाहिए था, तो मैं उनको थोड़ी अच्छी आइडियाज दे सकता था सर, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इंडिया में हूं, न्यू दिल्ली में, तो मैं इसमें ट्रंप साहब की बहुत हेल्प नहीं कर सकता। आप लोगों का शुक्रिया जरूर अदा करूंगा, आप लोगों ने कीमती वक्त दिया और बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपना कीमती समय निकल कर लेकर आए और दर्शकों के सामने भी अपने विचार रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।